स्कूलों में हिजाब को अनुमति दी जा सकती है या नहीं? क्या हिजाब मौलिक अधिकार है? क्या कर्नाटक सरकार द्वारा हिजाब पर लगाया गया बैन उनके क्षेत्राधिकार में आता था? इन तमाम सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक सुनवाई चली। 20 से ज्यादा वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, मैराथन सुनवाई हुई और अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां इस मामले में एक संविधान की नई व्याख्या सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर सभी पक्षों को विस्तृत तरीके से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए हैं इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से थे। उनसे हम तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। अधिवक्ता सत्य मित्र जी उस पूरे मामले में तमाम सुनवाई में हमने देखा वहाँ मौजूद रहे, तमाम आर्गुमेंट्स सर की जानकारी में हैं। सर, आज क्योंकि फैसला सुरक्षित हो गया है तो हम अपने दर्शकों के लिए एक डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एक ऐसा मामला है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। सबसे पहले तो यही कि हमने 3 फेज देखे इस पूरी सुनवाई के दौरान। मुस्लिम पक्षों ने कहा कि ये कुरान का हिस्सा है, अनिवार्य प्रथा है हिजाब पहनना। फिर एक नई दलील आई जिसमें यह कहा गया कि ये मौलिक अधिकार है, अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिर एक सवाल ये भी उठा, क्या कर्नाटक सरकार के क्षेत्राधिकार में हिजाब बैन करना था? इन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठा कि मुस्लिम पक्ष अपना स्टैंड क्यों बार बार बदल रहा है। कुछ इस पे क्लियरिटी के साथ ये मामला किस तरफ जाएगा, क्या उम्मीद करते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं मुस्लिम पक्ष कहे जाने के बजाय पसंद करूंगा कि हम उनको स्टूडेंट्स या छात्र कहकर संबोधित करें, जो एक विशेष समुदाय से आते हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है कि हम हिजाब पहनेंगे। अब जब अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट ने बोला कि यह एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि आवश्यक प्रथा नहीं, धार्मिक प्रथा नहीं है और आपका मौलिक अधिकार भी नहीं है। तो फिर उसको जो याचिका करता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLPs स्पेशल लीव पिटिशंस डाली हैं और उसमें उसको चैलेंज किया गया। कुछ रिट पिटिशंस भी हैं, करीब 23 पिटिशंस थी यहाँ पे जो कि सुनवाई में लगी हुई थी। तो उन सबको सुना और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि विस्तार 10 दिन की हियरिंग, इतनी लंबी हियरिंग क्यों चली? अगर ये प्रश्न किसी भी श्रोता के या दर्शक के दिमाग में है तो इसका उत्तर ये है कि इतना अधिक सुनवाई कोर्ट ने इसलिए दिया कि कोई भी पक्ष ये न कह सके कि हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला, पहली बात। और दूसरी बात कि यह जो भी निर्णय होगा वो न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि पूरे दुनिया की हम कह सकते हैं कि इस निर्णय पे नज़र होगी। क्योंकि यहाँ से संविधान हमारा किस तरफ चलेगा, 2 रास्ते हमें दिखते हैं। एक रास्ता है जो संविधान की जो व्याख्या करेगा वो थोड़ा संकीर्ण करेगा या राज्यों के अधिकार को बढ़ाएगा, और एक दूसरी व्याख्या हो सकती है जहां कि हमारे मौलिक अधिकार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। तो दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में, हालांकि जो न्यायालय होते हैं उनकी हमेशा से कोशिश ये होती है कि एक बैलेंस्ड यानी कि एक ऐसा निर्णय दिया जाए जिसमें कि सभी पक्षों के साथ न्याय हो सके या बैलेंस हो। लेकिन कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जब हमें, जैसे अगर हम बात करें इसी बैकग्राउंड में कि जैसे मेनका गांधी का एक जजमेंट आया, तो मेनका गांधी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको जो है विदेश जाने का अधिकार है और यह आपका फंडामेंटल राइट है, आपको रोका नहीं जा सकता है। तो इस तरह के कुछ जजमेंट्स, या केशवानंद भारती का जजमेंट है, कुछ जजमेंट हैं जो आज 50 साल बाद भी उसको याद किया जाता है, तो मुझे जो नज़ीर साबित होते हैं। और मुझे लगता है कि यह भी एक ऐसा निर्णय साबित होने वाला है जो कि इतिहास में जाएगा। अगर यह पक्ष हमारे पक्ष में यानी कि जो याचिका करता है उनके पक्ष में जाता है तो भी, और अगर उनके विरोध में भी जाता है, और अगर मान लीजिए कि मिला जुला निर्णय आता है यानी कि कुछ चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं, कुछ चीज़ें सरकार के पक्ष में जाती हैं, उस स्थिति में भी ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा कि कैसे दोनों के अधिकारों के बीच में, एक राज्य का अधिकार है और एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसके बीच में कोर्ट जो है बैलेंस बना पाती है। मित्रा जी, आपको बीच में रोक भी रहा हूं मैं इसलिए कि कुल मिला के हम ये समझे कि इस मामले को हम हार जीत के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि जब इतनी लंबी सुनवाई चली है, तमाम जो एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ पेश हुए, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहे इस मामले में, तो कहीं ये माना जा सकता है कि जो भी फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं मान्य होगा दोनों पक्षों के, क्योंकि समय सबको पूरा मिला।
कि मतलब जो व्याख्या अब जो निर्णय आएगा वो कहीं एक फिर हम कहेंगे कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप यही कहना चाहते हैं कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं उससे इसलिए संतुष्ट नजर आएंगे कि सबको मौका मिले। अब मैं यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, इसलिए मुझे एक प्रोसीजरल चीज कहनी है। इस तरह के मामलों में जो कोर्ट कहती है कि हम क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे, यानी कि हम विधि का प्रश्न डिसाइड करेंगे, हम फैक्ट्स पे या इन चीजों पे निर्णय नहीं देंगे। और कई ऐसे जजमेंट हैं जहां पे कोर्ट ने सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया और फिर वापस उस मामले को नीचे भेजा कि आप इस पे फैक्ट पे आप डिसाइड करिए। हमने एक लॉ लेट डाउन कर दिया है कि इन सवालों पे एक विधिक प्रश्न जो कहा जाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि विधिक प्रश्न अगर हिंदी में कहें, कि एक विधिक प्रश्न हमारे सामने आया है, एक संविधान के व्याख्या की बात आई है, तो हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से। और अगर अब इसी बात पे मैं आता हूं, सबसे पहले दिन डॉक्टर राजीव धवन ने जो आर्गुमेंट शुरू करने के पहले एक ऑब्जेक्शन लिया कि इस बेंच को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मत था कि हमें इसे संवैधानिक बेंच को, यानी कि 5 जजों की बेंच को भेजना चाहिए, क्योंकि यह मामला जो है ये बहुत ही महत्व का मामला है। तो बेंच लेकिन जो जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया की बेंच थी, उन्होंने डॉक्टर धवन के उस आर्गुमेंट को नहीं माना और कहा कि नहीं, हम पर्याप्त हैं। और अगर हमें लगेगा तो अभी जो आपने पूछा, अभी भी इस बात की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह 3 जज या 5 जज को जाए। इसके बाद भी कभी कभी ऐसे भी हुआ कि इतनी लंबी सुनवाई के बाद भी कोर्ट कहती है, या अगर मान लीजिए कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया का व्यू कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि वो दोनों एग्री नहीं करते हैं और दोनों का अलग अलग जजमेंट आता है और जो एक दूसरे के विपरीत है, तो उस स्थिति में भी यह 3 जज को और बाद में 5 जज को भी जा सकता है। तो इस तरह का ये महत्वपूर्ण मामला है और इसीलिए कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई की। और किसी भी पक्ष को कितने भी अब जैसे देवदत्त कामत जी ने एक जजमेंट रेफर किया, वो साउथ अफ्रीका का था। उसमें प्रश्न ये था कि एक लड़की जो भारतीय मूल की थी, वो जो नाक में नोज पिन यानी कि लॉन्ग लड़कियां पहनती हैं, वो पहन के स्कूल जा सकती है कि नहीं। इस प्रश्न पे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली और वहाँ पे निर्णय आया कि पहन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जो कि दुनिया में कोर्ट किए जाते हैं या दूसरी जगह के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी वो निर्णय। तो मुझे लगता है कि यह इसी तरह का एक निर्णय साबित होने वाला है। बिल्कुल, आपने बताया कि महत्वपूर्ण मामला है। आपने एक विदेश के साउथ अफ्रीका के मामले का उदाहरण भी दिया। और अब जब इस मामले की सुनवाई चली तो हमने देखा फ्रांस, तुर्की, ईरान के भी उदाहरण दिए गए। यानी कि ये जो मामला है, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हिजाब को इतनी तवज्जो क्यों। लेकिन जब हमने आज 10 दिन की सुनवाई को करीब से देखा, आपसे बात हो रही है, तो ये मसला सिर्फ हिजाब का नहीं नजर आता है। हिजाब पे जो भी डायरेक्शन आएगी या जो भी फैसला आएगा या मामला हो सकता है, आप कह रहे हैं बड़ी बेंच को भी जा सकता है। यानी ये जाहिर करता है कि अदालत बहुत संजीदा है। और लेकिन इसके जो दूरगामी इम्पैक्ट होंगे या हिजाब से जो बाकी चीजें जुड़ी हैं, वो क्या है जो हमारे दर्शक समझें कि ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बच्चों के, क्योंकि सरकार ने तो कहा ये तो सिंपल यूनिफॉर्म कोड का मामला है, इसको हिजाब के नाम पे तवज्जो दी गई, प्रोपागेंडा रचा गया। उस सवाल पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले इसकी अहमियत पे बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी घटना होती है और कई बार देखा गया एक छोटी सी घटना हुई और उसने तख्ता पलट दिया किसी जगह पे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक घटना एक प्रतीक बन जाती है। तो मेरा जो सोचना है कि यह जो हिजाब का मसला है, यह एक प्रतीक बन गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या लिमिट है, या जो छात्र हैं उनका अधिकार है कि नहीं है। फिर यह भी प्रश्न आया कि सरकारें क्या हमारे कपड़े पहनने को, क्या हमारे ड्रेस कोड को, क्या उस पर रोक लगा सकती हैं, या सरकार यह निर्णय कर सकती है कि कहाँ क्या हम पहने और क्या नहीं पहने। तो प्रश्न सिर्फ हिजाब का नहीं है। अभी जो जिस ढंग से एक लंबी बहस हुई है, उसमें बहुत सारे मसले उठे हैं और अब यह भी देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनमें से किन मुद्दों को फाइनली डिसाइड करती है। कभी कभी ये भी होता है कि अगर 10 मुद्दे उठे हैं तो कोई जरूरी नहीं कोर्ट सारे प्रश्नों के जवाब दे। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसमें से 2 या 3 मसले ही जवाब देने लायक हैं, और ऐसे भी घटनाएं हुई हैं जैसे आर्टिकल 143 में रेफरेंस जाता है। कई बार कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस रेफरेंस को रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसे ही यहां पर भी कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सभी प्रश्नों का जवाब दे ही। लेकिन जो बहस हुई है उसमें मुझे लगता है कि कहीं से भी, और एक से एक दिग्गज वकील
आप अगर गिनना शुरू करेंगे तो कपिल सिब्बल, डॉक्टर राजीव धवन, मिस्टर देवदत्त कामत, संजय हेगड़े, और उधर से उधर सलमान खुर्शीद, और फिर उधर से आप कर्नाटका के एजी, फिर आपके तुषार मेहता जी, फिर आपके केएम नटराज सर। तो मतलब आप अगर देखेंगे तो एक से एक दिग्गज वकीलों ने और लंबे अपने आर्गुमेंट्स रखे, और कोर्ट ने भी उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। सामान्य तौर पे थोड़ा टोका टोकी वो हिस्सा होता है बहस का, लेकिन सामान्य तौर पे कोर्ट ने उनको पूरी छूट दी कि आप जो जितना भी आर्गू करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कोर्ट भी चाहती है कि इस मुद्दे को हम सही ढंग से सुन के और सही ढंग से निर्णय दें, क्योंकि इससे हमारा भविष्य तय होने वाला है। इस बात के लिए कि हमारे मौलिक अधिकारों की क्या सीमा है और राज्य के अधिकारों की क्या सीमा है। तो यहां से, जैसा मैंने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि हमारा अधिकार संकुचित होगा या विस्तृत होगा, यह निर्णय होगा, क्योंकि सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, आगे इस निर्णय के आधार पर ही और निर्णय आते चले जाएंगे, जिससे कि पूरे देश की दशा और दिशा तय होगी। बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है अगर आया। एक सवाल है सर कि क्योंकि जो कर्नाटक सरकार का ये पक्ष था, उन्होंने ये कहा कि हिजाब तो कोई मुद्दा ही नहीं था, हमारा जो सर्कुलर था वो यूनिफॉर्म कोड को लेकर था, छात्राएं चाहें तो क्लासरूम के बाहर स्कूल परिसर में भी हिजाब लगा सकती हैं, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष हमारा सेकुलरिज्म है, तो उसमें जो है एक क्लास के अंदर एक डेकोरम के लिए, अनुशासन के लिए इस तरह का नियम बनाया गया। फिर उन्होंने ये बोला कि इस तरह का जो मुद्दा खड़ा किया गया, ये पीएफआई जैसी संस्थाओं ने किया, जिनके ऊपर आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होती हैं। और आज हमने देखा कि इसके ऊपर भी एक दलील आई कि जो पीएफआई वाली बात कही गई है वो कर्नाटक हाई कोर्ट में नहीं कही गई थी। इसको आप कैसे समझते हैं, जो आरोप है कर्नाटक सरकार का, और बतौर जो आप छात्राओं की तरफ से आप पेश हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, तुषार मेहता जी ने ये बात रखी कि ये सारा जो किया धरा है वो पीएफआई यानी कि क्या प्रोविडेंट फंड जो भी है, जो भी एक संस्था, हाँ, तो ये जो फ्रंट है इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जब आप कोई पक्ष रखते हैं, कोई बहस रखते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने उस बात को अपने प्लीडिंग्स यानी कि जो हम पिटीशन फाइल करते हैं उसमें उस बात का आपने जिक्र किया है कि नहीं किया है। और अगर नियम यह है, और मुझे लगता है कि अगर न्यायालय स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट रूल्स और प्रैक्टिस के हिसाब से जाएगी तो इस आर्गुमेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी आर्गुमेंट विदाउट बेसिस, विदाउट प्लीडिंग्स, अगर प्लीड नहीं किया गया है तो ऐसे आप बहस नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि दूसरे पक्ष को मौका ही नहीं मिलता है इस बात का जवाब देने के लिए। हालांकि आज दुष्यंत दवे जी ने और फिर मिस्टर कामत ने यह बात कही कि यह आर्गुमेंट कभी भी हाई कोर्ट में नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी इन्होंने जवाब वगैरह दिया है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, लिहाजा इस बात को कोर्ट इग्नोर करे। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि दिस इज आर्गुमेंट ऑफ प्रिजुडिस। आर्गुमेंट ऑफ प्रिजुडिस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी बहस रखना जिससे कि न्यायालय के दिमाग में एक पक्षपाती पूर्ण रवैया उत्पन्न हो सके। तो इस तरह का उन्होंने जवाब दिया है। और मुझे भी लगता है कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसके हिसाब से यह नहीं किया जाना चाहिए कि कोई भी आर्गुमेंट कहीं से भी उठा के हम कर दें। हमें अगर आर्गुमेंट करना है तो उसके लिए हमें प्लीडिंग्स होनी चाहिए, और उसके लिए हमें जो है दूसरी साइड को, ताकि दूसरी साइड को भी पता हो, ताकि वो उसका जवाब दे सके। और दूसरी बात यह भी है कि क्या आधार है इस आरोप का, क्योंकि आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके लिए आप या तो उनके पास चार्जशीट है और बाकायदा पुलिस जांच में आया है, और वो उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट के सामने। देखिए, अगर ऐसा कुछ था तो ऐसा नहीं है कि ये सुनवाई अचानक शुरू हो गई। मामला जो है मुझे लगता है कि 5 मार्च या कब हाई कोर्ट ने डिसाइड, हाँ, और उसके बाद से अब सितंबर में हम बैठे हैं। अगर ऐसा कुछ था तो विथ परमिशन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आप लगाते कि देखिए ये सारे पेपर्स ऐसे थे जो हाई कोर्ट में नहीं आ पाए थे और ये निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है, और कोर्ट इसको परमिशन दे और इस पे हम आर्गू करेंगे। कानूनी प्रक्रिया का ये नियम होता है कि जब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में आना था तो उस सबमिशन को पहले लिखित में दाखिल। अगर हाई कोर्ट में कोई बात छूट गई आपको लगता है और वो महत्वपूर्ण है, या कोई जैसे ये कहते हैं कि जांच हुई है, तो जांच निश्चित तौर पे हो सकता है कि जांच जो जजमेंट आए उसके बाद तक चली हो,
तो ऐसे कोई भी चीजें जो छूट गई हैं या कोई ऐसा डेवलपमेंट मतलब जो हुआ है जो कि उस निर्णय के बाद हुआ और जिसको आप चाहते हैं और मानते हैं कि महत्वपूर्ण है, तो उसका एक प्रक्रिया दी गई है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में। और एक चीज होती है जो प्रैक्टिस होती है, तो उस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से उनको उन सारे कागजात को दाखिल करना चाहिए था और उसके लिए अनुमति भी मांगनी पड़ती है कोर्ट से, और फिर हमें रिप्लाई करने का उसको मौका मिलता है, जो इस तरह के अचानक आर्गुमेंट करने की स्थिति में हमें नहीं मिल पाता है और हमारा अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित होता है। सत्यमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बताया। हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि इस हिजाब बैन के खिलाफ जब कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो फैसला आज सुरक्षित हो गया और करीब उम्मीद है कि हिजाब बैन पर जल्द ही फैसला आएगा, क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता जो इस मामले में अहम जस्टिस इस मामले में पूरी सुनवाई में रहे, उनकी रिटायरमेंट है अक्टूबर में। तो उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले ही इस पूरे मामले पर जो ऐतिहासिक मामला है उस पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।